अगर अंग्रेज भारत ना आते तो भारत के बहुजन समाज का क्या हाल होता। अगर अंग्रेजों ने भारत को गुलाम ना बनाया होता तो क्या दलित बहुजन आदिवासियों के जीवन में कोई बदलाव आता। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, उनका निधन हो गया है। उन्होंने 70 साल तक ब्रिटेन पर राज किया, लेकिन 96 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गई। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ये भी सवाल उठ खड़े हुए कि अंग्रेज अगर भारत नहीं आते, अगर उन्होंने भारत को कब्जा नहीं किया होता, अपने यहाँ के जो संस्थान है उनको भारत में स्थापित ना किया होता, तो भारत कैसा होता। उन 200 सालों की अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारत में क्या बदलाव आए और खासकर बहुजन पर्सपेक्टिव से दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज, महिलाओं से जुड़े हुए जो मसले हैं उनमें क्या बदलाव आया, या अगर वो नहीं होते तो क्या आज का भारत भी वैसा ही होता जो 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान हमको देखने को मिल रहा था। इन सवालों के जवाब हम बहुजन पर्सपेक्टिव से तलाशने की कोशिश करेंगे। शुरुआत मैं आपसे करूंगा बुद्ध से। आप बुद्ध की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का जो इतिहास है उसमें हमेशा ब्राह्मणवाद और मानववाद के बीच टकराव होता रहा और ये द्वंद्व जो है ये चलता रहा। और हम देखते हैं कि कैसे विदेशी जो आर्यंस थे उन्होंने भारत पर धोखे से कब्जा किया, भारत की बौद्धिक संपदा, सांस्कृतिक विरासत को हड़प लिया और उन पर कब्जा कर लिया और अपने धर्म की स्थापना की और जो भारत के मूल निवासी थे उनको गुलाम बना लिया। ये मूल निवासी थ्योरी है जिस पर बहुत सारा रिसर्च हो चुका है। विज्ञान भी ये प्रमाणित कर चुका है कि जो खासकर भारत के सवर्ण जमात है उसमें से बहुत सारे लोगों का जो डीएनए है वो विदेशी नस्ल का है। R1A1 उनका डीएनए है वो विदेशी नस्ल का है। तो ये जो लोगों ने कब्जा किया भारत पर, उसके बाद जो भारत में उन्होंने नई नई व्यवस्थाएं शुरू की, जिन लोगों ने उनकी गुलामी को कबूल कर लिया वो उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, उनको अपनी भागीदारी दे रहे थे, शासन में, कामकाज में उनको अपना नायब बना रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने उनकी गुलामी को स्वीकार नहीं किया, जो उनसे हमेशा संघर्ष करते रहे, वो लोग बाद में उनको क्या कहा इन लोगों ने, शूद्र। जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, ये माना जाता है कि चतुर्वर्ण व्यवस्था को यानी 4 वर्णों के आधार पर जो सिस्टम बनाया गया उसको फिर आर्यंस ने इस देश में लागू कर दिया और जो भी उनके विरोधी थे उनको बॉयकॉट करते हुए चतुर्वर्ण में सबसे नीचे गुलामी की श्रेणी में डालकर उनकी सेवा करने का काम सौंप दिया और अपने आप ऐश करते हुए सबसे ऊपर बैठ गए। और जो वेद लिखे गए, जो ऋग्वेद है उसके पुरुष सूक्ता के 10वें मंडल में ये कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ही ब्राह्मण पैदा हुए, क्षत्रिय जो हैं वो भुजाओं से पैदा हुए, जांघों से वैश्य पैदा हुए और जो शूद्र हैं वो पैरों से पैदा हुए। ये थ्योरी बनाई गई और उसके बाद फिर उन सबको तमाम कामों से वर्जित कर दिया गया। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ लिखे गए, उनके पानी पीने पर कहीं कि सार्वजनिक तालाबों से, कुएं से पानी नहीं पी सकते, ऐसे रास्तों से नहीं चल सकते जहां पर ब्राह्मण या सवर्ण चल सकते थे, वो संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते थे, वो अपनी महिलाओं के तन ढकने तक का अधिकार नहीं था। त्रावणकोर में जो नांगेली ने किया आपको याद होगा। बहुत सारे प्रतिबंध वहां पर लगाए गए और फिर कालांतर में वो बेचारे गुलाम बन गए। हम देखते हैं कि ये लगातार जो है गुलामी का दौर चलता रहा। फिर मुगलों ने भारत पर अटैक किया, अलग अलग विदेशी आक्रमणकारी आए, बाद में वो भारत में ही बस गए। जैसे मुगलों ने यहां पर अपने एम्पायर खड़े किए, यहीं पर बस गए, लेकिन उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए कोई कहीं के कठोर कदम नहीं उठाया और भारत के जो सवर्ण जमात के लोग थे, जो अलग अलग कहीं की शासन के आसपास रहने वाले लोग थे, उन्होंने सरेंडर किया मुगलों के साथ। उन्होंने मिली भगत की, उनके दरबारों में जाकर जी हजूरी करी और फिर वो शासन में हिस्सेदार बने रहे और मुगलों ने भी फिर वो जो जाति व्यवस्था थी उसको हमेशा चलते हुए रहने दिया और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो ये एक मैंने इतिहास इसलिए बताया ताकि आपको समझने में आसानी हो सके कि भारत उस समय कैसा था। भारत में पेशवाई राज की बात करेंगे तो गले में हांडी टांगना और पीछे झाड़ू बांधना कंपल्सरी था कि आप जब चलें तो आपके पैरों के भी निशान मिट जाएं। आप इतने अशुभ, आप इतने बुरे आदमी हैं कि आपके निशानों से भी कोई अपवित्र हो जाएगा। आपके गले में हांडी कि आप उसमें थूक सकें, आपकी गंदगी कहीं पर ना फैले, लोग अपवित्र ना हो, ये विधान थे भारत में। आप देखें 18वीं 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में इस तरह के तमाम मामले हमने देखने को इतिहास में मिल जाते हैं। जब अंग्रेज भारत में आए उसके बाद दलितों की स्थिति में क्या बदलाव आया, बहुजन समाज की स्थिति में क्या बदलाव आया,
इसका जो जवाब है वो मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के जो कामकाज है, जो उनकी लेखनी है, उसमें ढूंढने की कोशिश करता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अपनी कई किताबों में इस बात का जिक्र करते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो भारत में दरअसल जो दलित बहुजन तबका है, वंचित तबका है, उसके उद्धार के लिए आए हैं और ये लोग हमारे कल्याण के लिए आए हैं और इनके आने से हमारी स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव आया है और ये भारत में रहने चाहिए, लंबे समय तक इनका राज रहना चाहिए, ताकि जो ये अनटचेबिलिटी है, जो ब्राह्मणवाद है, समाज को 4 वर्णों में बांटा हुआ है, एक समाज जो बहुत बुरी स्थिति में है उसकी स्थिति में बदलाव आ सके। और ज्योतिबा फुले कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद उसमें बदलाव भी आया है। यहां से शुरुआत होती है जवाब तलाशने की। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अपनी किताब गुलामगिरी लिखते हैं, किसान का कोड़ा लिखते हैं, तृतीय रत्न लिखते हैं, कई नाटक लिखते हैं और गुलामगिरी में वो हिंदू धर्म ब्राह्मणवाद की बखिया उधेड़ कर रखते हैं, सीधा सवाल उठाते हैं चतुर्वर्ण पर की जो 4 वर्णों पर आधारित समाज है उस पर सीधा निशाना साधते हैं और पूछते हैं कि यदि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए तो वो बताएं कि ब्रह्मा के मुख में गर्भ कैसे ठहरा था, ब्रह्मा के अगर 4 मुंह थे तो वो किस मुंह से बच्चे को स्तनपान कराते थे और क्या ब्रह्मा के मुंह में ही महावारी हुई थी, वहीं पर गर्भाशय था। ऐसे सवाल पूछते हैं और ब्राह्मणवाद की बखिया उधेड़ कर रख देते हैं, ऐसे कठोर सवाल पूछते हैं और इनके प्रतीकों पर और इनके जो पोगापंथ है उस पर एकदम कहें कि एकदम निर्भीक होकर कटाक्ष करते हैं। अब आप अंग्रेजों से आने के पहले समय से इसकी तुलना कीजिए। अगर अंग्रेज नहीं होते तो क्या राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले इस तरह से निर्भीकता से अपनी बात रख पाते, इस ब्राह्मणवाद की पोल खोल पाते? बहुत इस बात की गुंजाइश है कि वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उससे पहले जो शूद्र श्रेणी के लोग थे, अति शूद्र श्रेणी के लोग थे, यानी दलित और ओबीसी समाज, आदिवासी समाज जो लोग था, उनको पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी। आप देखें पिछले जमाने में आप जाएंगे तो आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो पढ़े लिखे थे, जिनको कहीं की किताबें पढ़ने का मौका मिला या उनको गुरुकुल में जाने का मौका मिला, नहीं मिलता था। वो हमारे लोगों को जाना नहीं देते थे, उनकी मनाही थी कि वो नहीं जा सकते थे। मनुस्मृति में तो ऐसे विधान है कि जीभ से कुछ बोला तो जीभ काट दीजिए, कान में कोई मंत्र या पढ़ाई लिखाई की बात, ज्ञान की बात सुन ली तो कान में जो है वो गरम तेल डाल दीजिए। तमाम इस तरीके के विधान थे और उनका पालन भी हो रहा था। इतिहास में हम देखते हैं कि फिर लंबे समय तक हमारे ऐसे लोग जैसे रविदास महाराज जो हैं, कबीर जी जो हैं, वो सब लोगों की शिक्षा उस तरह से नहीं हुई है कि वो गुरुकुल में जाके पढ़े लिखे। उन्होंने अपनी लोकवाणी में, अपने अनुभव में, अपने आसपास हो रहे अन्याय अत्याचार से जो सीखा, अपनी वाणी के जरिए उसको लिखा और फिर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उन्होंने मुखालफत की। उनकी वाणी हमेशा एक जाति विरोधी आंदोलन की मजबूत आवाज बनकर उभरती रही, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए। वो देश दुनिया की किताबें या ज्ञान को उस तरह से नहीं समझ पाए, क्योंकि वर्जित था, उन लोगों को वहां जाकर पढ़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, अंग्रेजी मीडियम से उनकी पढ़ाई हुई और उन्होंने जो है बहुत सारे अंग्रेजी किताबों का अध्ययन किया। और वो पढ़ने के बाद जब उनके अंदर ये चेतना आई कि पूरी दुनिया में इंसान और इंसान में बंटवारा नहीं होता है, पूरी दुनिया के इंसानियत में मानवता को श्रेष्ठ मानते हुए, इंसानियत को श्रेष्ठ मानते हुए जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर भेदभाव को कोई जायज नहीं ठहराता। ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में जन्म और कर्म के आधार पर भेदभाव को जायज ठहराता है। जब उन्होंने ये बात पढ़ी, किताबें पढ़ी, तो उनके अंदर भी चेतना आई और फिर वो अपनी गुलामगिरी को जो है अपना लिखते हैं और अमेरिका के अश्वेत लोगों, श्वेत लोगों जो अश्वेतों के साथ मिलकर लड़ रहे थे, उनको डेडिकेट करते हैं और भारत के सवर्णों से अपील करते हैं कि आपको भी इस अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा, आपको भी इन लोगों का साथ देना होगा ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई में। तो क्योंकि अंग्रेज भारत में थे, अंग्रेजी मीडियम से ज्योतिबा फुले की पढ़ाई लिखाई हुई, उनको ज्ञान मिला दुनिया का और फिर उन्होंने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल भारत में ब्राह्मणवाद, जातिवाद को खत्म करने के लिए किया। अपनी पत्नी को पढ़ाया, लड़कियों के लिए 1848 में पहला स्कूल खोला, अपने जीवन भर स्कूल खोले, सत्यशोधक समाज बनाया और वो समाज में फैली विषमता के खिलाफ काम करते हैं। हंटर कमीशन आता है 1882 में, जिसमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हंटर कमीशन के सामने जाते हैं और शिक्षा
शिक्षा के लिए जो सुझाव है वो देते हैं। अंडर कमीशन ये पूछता है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था को कैसे सही किया जाए, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले उन्हें कहते हैं कि आपको ऐसे स्कूल बनाने होंगे जहां पर लड़कियों के लिए, वंचित तबकों के लिए, SC ST OBC यानी बहुजन समाज के बच्चों की एंट्री पर बैन नहीं होगा। आपको इन वंचित तबकों के लिए भी शिक्षा के रास्ते खोलने होंगे। प्राथमिक जो एजुकेशन है उसको कंपलसरी करना होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि शिक्षा से ही सारे के सारे रास्ते खुल सकते हैं, शिक्षा से ही पूरा का पूरा जो ये ब्राह्मणवाद है इसकी पोल खुल सकती है और लोग जागृत हो सकते हैं। तो अंग्रेजों के सामने वो जाकर अपनी बात रख पा रहे थे। ड्यूक ऑफ कनाट जब भारत आते हैं तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले उनके सामने किसानी भेष में जाते हैं और किसानों की समस्या के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि कैसे जमींदार जो लोग हैं वो उनका शोषण कर रहे हैं। तो लोग अपनी समस्या को बता पाए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने उन्हें ये बातें बताई और उनके होने की वजह से उनको जो यहाँ के ब्राह्मणवादी लोग थे जिन्होंने एक बार उनको मारने के लिए धोंडीराव को भी भेजा, वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उनके पीछे कहें कि जो वो काम कर रहे थे उसको अंग्रेजों की नजर में वो समझ रहे थे कि अच्छा काम कर रहे हैं, मानवता का काम कर रहे हैं, बच्चियों की पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, अंधविश्वास को मिटाने का काम कर रहे हैं। ये बात हो रही थी। अगर उस समय पे किसी और का राज होता तो आप सोचिए, गुलामगिरी जैसी किताब, किसान का कोड़ा, ये ऐसे जो नाटक हैं, जो उनके पवाड़े हैं, वो तो वो लिख ही नहीं पाते, उनको जेल में डाल दिया जाता। और आज के जो दौर में होते तो UAPA लगा के, NSA लगा के जेल में ठूस दिया जाता, जैसे आज हमारे लोग हैं। तो उस समय बहुत मुश्किल उनके लिए होता, लेकिन अंग्रेजों की वजह से, अंग्रेजी शिक्षा की वजह से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ऐसा लिख पाए और उनकी वजह से बहुत सारे बहुजन समाज में जागृति भी आई, सत्यशोधक समाज उन्होंने बनाया और फिर हम देखते हैं कि काफी बदलाव आया। एक जबरदस्त टक्कर ब्राह्मणवाद को हम उस सदी में देखते हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, ये लोग और उनके साथी मिलकर जो हैं ब्राह्मणवाद को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बाद आप जब देखें कि 1891 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पिता जो है रामजी सकपाल, वो मऊ कैंट में अंग्रेजों की सेना में सूबेदार थे। आप अब इस बात को ऐसे समझिए कि जिन लोगों को सिर्फ गंदगी साफ करने के लिए, सिर्फ मैला ढोने के लिए, सिर्फ साफ सफाई का काम करने के लिए, अनटचेबल काम करने के लिए रखा गया था, उन लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का मौका मिला। उन लोगों को अंग्रेजी सेना में सर्व करके, पैसे कमा के, सैलरी लेके अपने परिवार के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का मौका मिला, क्योंकि भारत के जो उस समय के ब्राह्मणवादी सवर्ण लोग थे वो तो टच भी नहीं करते थे, मतलब हाथ लगाना भी गुनाह था, अनटचेबल मानते थे, छूना भी पसंद नहीं करते थे, अपवित्र हो जाते थे। गंगा यमुना जाने कौन कौन सी नदियों में जाके स्नान करते थे, कितने घड़े पानी अपने ऊपर डलवाते थे। ऐसे लोगों के उनसे बचने के लिए अंग्रेजों ने कम से कम मौका तो दिया, उनको नौकरी तो मिली, उसका जीवन स्तर में कुछ बदलाव तो आया। और फिर हम देखते हैं कि बाबा साहब के पिता चूंकि एक अच्छी पोस्ट पे थे, उनको थोड़ी जानकारी थी, वो पढ़े लिखे थे, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा पर वो जोर देते हैं और फिर उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, अंग्रेजी माध्यम में वो पढ़ते हैं और फिर उनको मौके जो मिले तो उन्होंने फिर पूरी दुनिया में झंडे गाड़ दिए। वो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उस समय पर अंग्रेजी शिक्षा अवेलेबल थी, पढ़ाई लिखाई पर रोक थी, लेकिन अंग्रेजों के वजह से कुछ लोगों को पढ़ने का मौका जरूर मिला। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाते हैं और लंदन से वो अपनी PhD की डिग्री करते हैं, तमाम भाषाओं की जानकारी हासिल करते हैं, देश दुनिया की तमाम किताबें पढ़ते हैं और उस ज्ञान को समेट कर जब भारत आते हैं तो जातिवाद को हिला देने के लिए एनालिशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, यानी जाति के खात्मे की बात करते हैं। दुनिया के सबसे पढ़े लिखे आदमी बन जाते हैं और जब भारत आते हैं तो भारत के ब्राह्मणवादी उनके खिलाफ भी तमाम षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू कहते हैं, उन्हें जो है ये कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं और तमाम तरीके की बातें उनके खिलाफ की जाती हैं। खासकर जब साइमन कमीशन भारत आता है तो साइमन कमीशन आया भारत में कहें कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए कि भारत में गवर्नेंस को कैसे सुधारा जा सके, लेकिन हमें पढ़ाया गया कि वो बहुत खराब चीज थी। साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब
साहब डॉक्टर अंबेडकर जाते हैं, वो अपनी स्थिति बताते हैं, डिप्रेस क्लासेस का नुमाइंदगी करते हैं, बताते हैं कि भारत में उनके साथ क्या हो रहा है और अंग्रेजों को इस अमानवीय प्रथा को रोकना होगा, इस इनह्यूमन प्रैक्टिस को रोकना होगा। साइमन कमीशन के पास वो गए। बाद में आप देखें कि इतिहासकार किस तरह से साइमन कमीशन को बदनाम करते हैं। बाबा साहब के बारे में उस समय के अखबारों में बहुत बुरी बुरी बातें लिखी जाती हैं। फिर आप देखें कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत से ब्रिटेन में जाते हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की टेबल पर बैठकर, एक राउंड टेबल पर बैठकर अंग्रेजों के सामने भारत के डिप्रेस क्लासेस की बात करते हैं, उनके हक की आवाज उठाते हैं और अपनी नुमाइंदगी देते हैं कि हमको आप यहां भारत में हिंदू मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि हिंदू धर्म में तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हमको ये छूना भी पसंद नहीं करते। और फिर उनको ये बात समझाते हैं कि जैसे आप सिखों को, मुसलमानों को माइनॉरिटी समझ रहे हैं, अल्पसंख्यक कह रहे हैं, इसी तरह अनटचेबल डिप्रेस क्लासेस को भी माइनॉरिटी का दर्जा दीजिए और हमको हिंदुओं से अलग काउंट कीजिए, क्योंकि हिंदू श्रेष्ठ तभी तक हैं जब तक हम इनके गुलाम हैं। अगर हम यहां से निकल लिए तो फिर इनकी क्या वैल्यू रहेगी, ये खुद उस बात को जान सकते हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री और जो उनका प्रतिनिधि मंडल था, वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को सुनते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई डिप्रेस क्लास का आदमी वहां सरकार के टेबल पर सामने बैठकर अपने समुदाय के, अपने लोगों के बारे में बात कर रहा था। तो ब्रिटिश जो सरकार थी उसने कम्युनल अवार्ड किया, हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, 2 वोट का अधिकार मिला। आम भाषा में इसको ऐसे समझिए कि एक वोट तो ये कि हमारा ही आदमी वोट करेगा और हमारा ही आदमी चुनाव लड़ सकेगा। ऐसे क्षेत्र बनाएंगे, लोकसभा विधानसभा क्षेत्र, जहां पर हमारा आदमी ही चुनाव लड़ेगा और हम ही उसको वोट करेंगे। दूसरा वोट का अधिकार की फिर एक जनरल सीट है जहां से वो कोई एक सामान्य सीट का आदमी लड़ रहा है, हम उसको भी वोट देंगे। हमारे पास 2 वोट का अधिकार था, जिसके खिलाफ गांधी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। आमरण अनशन पर बैठ गए कि हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, हिंदू धर्म के टुकड़े हो जाएंगे, अगर इन लोगों को माइनॉरिटी का दर्जा मिल गया तो फिर सवर्णों की जो कथित श्रेष्ठता है उसका क्या होगा। तो उन्होंने बाजी लगाई, पूना पैक्ट हुआ, बाबा साहब ने रोते हुए इस पर हस्ताक्षर किए और फिर हम देखते हैं कि बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने समाज के लिए लड़ते हुए आरक्षण की सुविधा लेते हैं। लेकिन ये सारा काम कैसे हो पाया? ये हो पाया चूंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कलाराम मंदिर में सत्याग्रह करते हैं, मंदिर की एंट्री में जाने के लिए सत्याग्रह करते हैं, क्योंकि बाबा साहब बहुत उस समय पे उन्होंने चालाकी से काम किया। लोगों को समझाते कि चलो समानता के लिए लड़ना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है, तो लोग नहीं आते, लेकिन उन्होंने बोला मंदिर के नाम पर लड़ना है। तो जैसे आप देखते हैं ना, आज मंदिर के नाम पर तमाम लोग भाग जाते हैं, तो उस समय भी दलित समाज के लोग आए, बहुजन समाज के लोग आए, ब्राह्मणों ने उनको एंट्री नहीं करने दी। अंग्रेजों के पास ये बात पहुंची और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर फिर उनको कहते हैं कि क्यों हमारे लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। फिर बाद में जब लोग एकजुट होते हैं तो बाबा साहब कहते हैं हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है, शिक्षा और समानता न्याय इनकी लड़ाई है, उसके लिए बाबा साहब काम करते हैं। महाड़ सत्याग्रह जब होता है तो आप देखिए उस महाड़ सत्याग्रह से बाबा साहब ऐसे एक अंजुली पानी भर के पीते हैं, कहते हैं हम इस पानी को पीने से अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये साबित करेगा कि हम भी इंसान हैं। ये महाड़ सत्याग्रह में बाबा साहब कहते हैं। तमाम जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो बाद में शुद्धिकरण करते हैं, हमले की कोशिश करते हैं, हमला किया भी जाता है, ब्रूटल हमला होता है, लेकिन अंग्रेजों का राज था तो उस तरह से वो कहें कि उनकी जनेऊ लीला थी, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा और बहुत सारे मौके हमारे लोगों को मिले। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने लिखने का मौका मिला। वो पहली बार बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में बने, अंग्रेज़ों की तरफ से ही उनको वहाँ पर प्रतिनिधित्व मिला, उनको अपॉइंट किया गया। फिर वो वहाँ से लेबर मिनिस्टर बने। लेबर मिनिस्टर बनते हुए भारत में उन्होंने कई कानून बनाए, लेबर कोड लागू किया कि 12 घंटे से 8 घंटे काम मिलेगा, संडे का वीक ऑफ मिलेगा, आपको TADA ये सब मिलेगा, आपको इंश्योरेंस मिलेगा, अगर आपकी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो कंपनसेशन मिलेगा, अगर कोई गर्भवती महिला काम करती है तो उसको मैटरनिटी लीव मिलेगी। इस तरह के तमाम जो काम है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कर पाए, चूंकि वो वहाँ बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में वो उनको रखा गया था, अंग्रेजों ने उनको मौका दिया था। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तमाम अपनी रचनाएं लिखते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं, लगातार भारत में बहुजनों के हक के लिए आंदोलन करते हैं, सभाएं करते हैं, भाषण देते हैं, पर्चे छापते हैं, मूक नायक निकालते हैं। अब आप सोचिए कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये काम कर पा रहे थे तो इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि अंग्रेजों का राज था। अगर ब्राह्मणवादियों का, पेशवाओं का राज होता तो महाराष्ट्र में आप जानते हैं गले में हांडी और पीछे झाड़ू ये कानून था, मनुस्मृति के दौर से कानून चलता था। अंग्रेजों की वजह से कम भारत में
भारत के लोग अक्सर दुहाई देते हैं, ये लोकतंत्र दुनिया का सबसे पुराना हमने दिया, यहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, ऐसी तमाम दुहाई दी जाती हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक कुनबा है, लेकिन ये नारों के पीछे आप जानते हैं भारत में कितनी अलोकतांत्रिक तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया गया, उनके टैलेंट को कुचला गया, उनकी मेरिट को खत्म किया गया, उनको गुलाम बना के रखा गया, उनको सारे अवसर से वंचित रखा गया, छीन लिया गया और उनको मौके नहीं दिए। तब ये कम से कम अंग्रेजों की वजह से भारत में एक डेमोक्रेटिक तरीका, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ब्रूटल थे अंग्रेज, बहुत लूटखोर थे, उन्होंने बहुत कुछ लूटा, बहुत कुछ छीना भारत से, लेकिन बहुजन समाज के लिए वो एक कहें कि एक ऐसा मौका बन गया जिससे हमें कुछ हासिल हुआ। नहीं आते तो फिर आज भी जो है बहुत बुरी स्थिति में हमारे लोग होते। एक लोकतांत्रिक तरीके की शुरुआत हुई, कानून का राज आया, उन्होंने पूरे देश में सीआरपीसी आईपीसी की धाराएं लागू की और फिर उसके सिस्टम में जो है सजाएं होना शुरू हुई, कोर्ट स्थापित किए, न्यायालयों की स्थापना हुई जिसमें जो अंग्रेज जज थे वो फैसला सुनाते थे। ये सही बात है कि वो पक्षपात करते थे, वो भेदभाव करते थे, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों ने एक सिस्टम तो दिया था। यहां तो सुनवाई का मौका ही नहीं था, ना अपील, ना दलील, ना वकील। जो रोलेट एक्ट के बारे में ये लोग कहते हैं वो तो हम लोग पहले से ही झेल रहे थे। हमारे लोगों को जब मन किया मार दिया, जब उनके साथ जो चीजें कर दी उनको तो मौका ही नहीं देते थे ये लोग। कम से कम एक जुडिशियल सिस्टम शुरू हुआ, न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई, हम अपनी बात रख पा रहे थे, पढ़ाई लिखाई का मौका मिला, सेना में सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिला, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया, तो कई तरीके की सुविधाएं आई। इसके अलावा आप आविष्कार देखिए, आप आविष्कार देखते हैं, तार का जो मेल सिस्टम बनाया उन्होंने, डाक विभाग बनाया, पोस्टल टेलीफोन का किया, रेलवे का किया, इस तरह के तमाम जो बड़े आविष्कार हैं वो भारत में हुए, क्योंकि यूरोप में हो रहे थे तो फिर वो यहां पर भी शुरुआत हुई। वरना भारत में जो ब्राह्मणवाद है, जाति व्यवस्था है, उन लोगों ने तो कभी कोई आविष्कार किए ही नहीं, क्योंकि उनको कभी मेहनत करनी नहीं पड़ी। उन लोगों को कोई भी जरूरत होती थी तो वो लोग एक जाति बना देते थे। अगर उन्हें अपना मलमूत्र साफ कराना है तो भंगी जाति बना दी। उन्होंने अपने जो जानवर हैं उनको अगर मर गया है उसकी चमड़ी को हटवाना है, उसको अपने घर से दफनाने के लिए भेजना है, जो भी हटाने के लिए भेजना है, तो चमार जाति उन्होंने बना दी। उनको मटके चाहिए, बर्तन चाहिए, कुम्हार बना दिया। उन्होंने कोई लकड़ी का काम करवाना है, खटिया बनवानी है, बढ़ई बना दिया। उन्होंने लोहे का कोई औजार बनवाना है, लोहार बना दिया। यहां तक कि आप देखें कि कहार एक जाति है जो शादी में डोली उठाने का काम करती थी, जो डोली जो जिसमें दुल्हन बैठ के जाती थी उसको लेके जाने का काम करते थे। कहार एक जाति बना दी। कपड़े धोना है तो धोबी बना दिया, बाल कटवाने हैं तो नाई बना दिया। जो भी इनको काम चाहिए था उसके लिए इन्होंने एक जाति स्पेशल बना दी कि तुम्हारा यही काम है, तुम हमारे लिए यही काम करो। गहने बनाओ तो सुनार, लोहे का काम करो तो लोहार, और अगर जानवर को हटाओगे तो चमार। हर एक काम के लिए इन्होंने जाति बना दी। तो जब मेरा काम हो रहा है, मेरे को सब बने बनाए काम मिल रहे हैं, मुझे मेहनत करनी नहीं है, मुझे बस मौज मस्ती अय्याशी करनी है, हरामखोरी करनी है, तो मैं भला कोई आविष्कार करूंगा क्यों? हमेशा आपने पढ़ा होगा स्कूल में भी कि ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर आपको कोई चीज जरूरी लग रही है, आवश्यक लग रही है, तभी आप उसको आसान करने के लिए, काम को आसान करने के लिए आप कोई आविष्कार करेंगे। लेकिन इनको तो जरूरत ही नहीं हुई, इसलिए आप देखते हैं कि जो भी इन क्षेत्रों में औजार बनाए गए, जो नए नए तकनीक का इजाद किया गया, वो बहुजन समाज के लोगों ने ही किया, क्योंकि वो जी तोड़ मेहनत करते थे और अपने काम को आसान बनाने के लिए उन्होंने छोटे छोटे आविष्कार किए। भारत में कोई बहुत बड़ा आविष्कार ये लोग नहीं कर पाए, क्योंकि सवर्णों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, जो समय के डोमिनेंट कास्ट थी, उनको तो कोई मेहनत का काम करना ही नहीं पड़ता था, इसलिए कोई आविष्कार भी नहीं हुए। अंग्रेजों के आने की वजह से कम इस तरह के आविष्कार हम लोगों को मिले। वैज्ञानिक जीवन पद्धति पर हम लोग लौटे, वरना आप देखें यहां तो पुष्पक विमान उड़ने का इतिहास है। बिना तेल के, बिना फ्यूल के, बिना पंखों के वो विमान उड़ जाते हैं। श्राप दे के भस्म करने का इतिहास है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम कुत्ता बन जाओगे। इस तरह से लोगों को डराया जाता था। धर्म ग्रंथों का हवाला दे के लोगों को पनिश किया जाता था। मनुस्मृति का राज था। कितनी कठोर व्यवस्थाएं थी, कितनी घटिया मनुवादी हरकतें होती थी हमारे लोगों के साथ, कितना कुछ बुरा होता था। महिलाओं के साथ कितना कुछ बुरा होता था कि महिलाएं जो हैं, सवर्ण महिलाएं खासकर, उनके पति मर गए तो उनको उनके पति के साथ ही सती कर दो, जीने का कोई अधिकार नहीं। बाल विवाह 10 साल, 8 साल, 6 साल, 12 साल की बच्चियों के साथ उनका विवाह कर दिया जाए और फिर उनके 25-30 साल के जो पति उनके साथ यौन हिंसा करते थे, उसमें बहुत सारी बच्चियों की भी मौत हो जाती थी, विकलांग हो जाती थी। ऐसे तमाम इतिहास में उदाहरण हैं। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बुरी स्थिति थी, विधवाओं के साथ क्या कुछ होता
था। ये हालत में सुधार आया, बाल विवाह पर उन्होंने रोक लगाया, जो छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करने की उम्र है उसको बढ़ाया, 12 साल किया। तो ये तमाम जो कहें कि कम से कम सुधार हुए वो अंग्रेजों की वजह से हुए, वरना शूद्रों को, अतिशूद्रों को, महिलाओं को तो मनुस्मृति या तो वो इंसान ही नहीं मानती, जो वो ब्राह्मणवादी मानसिकता है वो इंसान ही नहीं मानती। तो ये अगर नहीं आते तो ये सब भी नहीं बदलता। तो अंग्रेजों के आने के बाद जो है बहुजनों की स्थिति में काफी बदलाव आया। ये बात सही है कि हमारी बहुत कुछ उन्होंने लूटा, बहुत इस देश से आर्थिक संसाधनों की लूट हुई, अत्याचार किया, लोगों को मारा, बहुत कुछ बुरा उन्होंने किया, लेकिन उसके कुछ फायदे बहुजन समाज को जरूर मिले हैं। और अंग्रेजों के जाने के बाद फिर से ब्राह्मणवाद ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। ये सवाल मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले डॉक्टर रतनलाल से पूछा था जब आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए हमने एक शो किया था। उस समय भी मैंने उनसे सवाल पूछा था, सुनिए उन्होंने क्या कहा था। डॉक्टर रतनलाल से मैं सवाल करूंगा। डॉक्टर साहब, जब अंग्रेज हमारे देश पे राज कर रहे थे वो गुलामी का दौर था, लेकिन जब हम इसको दलित बहुजन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारे लिए कई अवसर भी खुले उस दौरान। कई हम लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिला, हम लोगों को थोड़ा एक तरीके का कहें कि रास्ते खुल गए, क्योंकि पहले तो वो गुरुकुल में जा नहीं सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे। तो एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी में भी वो तब्दील हुआ। और उनके जाने के बाद जो बदलाव आए, जो संविधान बना, जो कानून लागू हुए, जो इस तरह के नियम बने कि हम एक समानता वाले देश की तरफ जाएंगे, आप अंग्रेजों के जाने को और नए भारत के बनने को, इसको कैसे देखते हैं और फिर आज का भारत आपको कैसी तस्वीर नजर आती है? देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले हम कह सकते हैं कि हम लोग अर्ध मानव थे, है ना। फिजिकली इंसान थे, लेकिन सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से जो है ना कुछ नहीं था, इसलिए अर्ध मानव उसको कहा जा सकता है। लेकिन अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की कि इनको पूर्ण मानव बनाया जाए, और इसके लिए कई सारे रिफॉर्म्स आए, एजुकेशन का अधिकार आया, तमाम सब कुछ हुआ। उसी लाइन ऑफ आर्गूमेंट को डॉक्टर अंबेडकर ने, या पेरियार हैं, चाहे जितने बहुजन नायक उस समय के आप जोड़ लेंगे, उस लाइन ऑफ आर्गूमेंट को आगे बढ़ाया। और सब लोगों का अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आपको दिखेगा कि एक वो सांस्कृतिक रूप से भी सवाल उठा रहे थे, चाहे अंबेडकर हों, फुले हों, पेरियार हों। वो एकदम उनके राइटिंग्स में आप जाइए तो कल्चरली लगातार वो अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उसी पर जो है पूरा इनका मामला सब बसा हुआ है कि आप व्यापार करें कि नहीं करेंगे, ये हमारा संस्कृति, मेरा धर्म डिसाइड करेगा। तो डॉक्टर रतनलाल कह रहे हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले हम अर्ध मानव थे, यानी आधे इंसान और आधे जानवर थे। और वो जो वैश्यानापन था, वो जो जानवर जैसा व्यवहार था, वो हमारे लोगों के साथ किया जा रहा था। अंग्रेजों के आने के बाद कम से कम उनमें कहें कि रोक लगी। और जब इस तरह की एट्रोसिटी होती थी तो पुलिस के पास लोग जा सकते थे, कोर्ट में जा सकते थे, एटलीस्ट कम से कम जाके बोल तो सकते थे। मैं तो ये देखता हूं पहले तो बोलने का ही मौका नहीं था। तो अंग्रेजों के आने से कई हमारे लिए रास्ते खुले, हम लोगों की सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई, पढ़ने लिखने का मौका मिला। वो नहीं आते तो आज भी शायद हम बहुत बुरी स्थिति में होते। मैं ऐसे एक कैमरे के सामने खड़े होकर आपसे बात शायद नहीं कर रहा होता, मेरी कमर पर कोड़े पड़ रहे होते, हो सकता है कि मेरे गले में हांडी होती, पीछे झाड़ू होती, मैं कहीं गुलामी कर रहा होता, गाली खा रहा होता, डंडे खा रहा होता। लेकिन उस कहें कि अंग्रेजी हुकूमत के आने के बाद जो अवसर मिले, जो मौके खुले, हमारे लोगों ने उन मौकों को कैश कर लिया, बहुत शानदार काम किया। जरा सा अवसर मिला, बाबा साहब को क्लास से बाहर बैठने का मौका मिला अंग्रेजी हुकूमत में, और बाद में वो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी बन गए। उनके अलावा कोई संविधान बना नहीं पाया तो उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया, उन्होंने भारत का संविधान बनाया, कानून बनाए और सबको न्याय, समानता, बंधुता का हक दिया, और ये कहा कि भारत के संविधान और कानून में किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सब हो पाया चूंकि एक अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हमको कुछ मौके मिले थे जिनको हमारे लोगों ने मैक्सिमम तरीके से यूज कर लिया। वो नहीं आते तो आज भी मुश्किल होता, और शायद जो ब्राह्मणवादी है उनको सबसे बड़ा दुख यही है कि अंग्रेज आ गए, उन्होंने जातिवाद शुरू कर दिया। ऐसे भी तर्क दिए जाते हैं, वरना तो ये सोने की चिड़िया थी, सब कुछ मंगलमय था, पुष्पक विमान उड़ते थे, श्राप देकर लोगों को भस्म कर दिया जाता था। ऐसे पोगापंथ के लिए बहुत कुछ कहा गया, लेकिन कम से कम हमारे लिए वो एक बेहतर शासन शुरू हुआ। शायद इसीलिए ब्राह्मणवादी से कलयुग कहते हैं, क्योंकि एक शूद्र अति शूद्र
समाज का व्यक्ति आज कैमरे के सामने खड़े होकर सवाल कर पा रहा है, पढ़ लिख पा रहा है, अच्छी पोशाक पहने हुए है, अच्छा चश्मा लगा के आपसे बात कर रहा है स्टूडियो में खड़ा होकर। इसीलिए इन लोगों के लिए कलयुग आ गया है, क्योंकि ये तो समझते थे हम उनके पैरों तले कुचले जाएं, दबे रहें और बोल ना पाएं। तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों के आने से काफी कुछ बदलाव हुआ, कुछ उसके साइड इफेक्ट नुकसान भी हुए, लेकिन हमारे लिए कम से कम वो शासन फायदे में रहा। इसलिए मैं जो अंग्रेजी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं उनके निधन पर शोक प्रकट करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। और जो अंग्रेजी समाज के लोग उनके जाने से दुखी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्द इस दुख से उभर पाए। आपका इस मसले पर क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। आपको लगता है कि अंग्रेजों के आने से कुछ फायदा हुआ, नुकसान हुआ? उसके बारे में अपनी राय जरूर लिखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर भी अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले किसी वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।